अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। हम लोग ये जानने वाले हैं कि हमारे सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल कौन कौन सी चीज़ें जो है पाई जाती हैं। तो बुक के ही पॉइंट्स को कवर अप करते हैं और उसके बाद इस पूरे टॉपिक को समझते हैं। जैसे कि बुक की लाइन्स ये मौजूद है कि तमाम जानदार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। याद रखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी ही सेल्यूलर होना होती है। तो तमाम जानदार उनका बेसिक यूनिट सेल होता है और सेल के अंदर एक लिविंग मटेरियल मौजूद है। उस लिविंग सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। यहाँ प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर जितना भी मटेरियल पाया जा रहा है, चाहे वो साइटोप्लाज्म का मटेरियल हो या न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल हो, सेल में जितना भी मटेरियल पाया जाएगा उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा। और प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सब्सटेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है हो रही होती है। फिर मज़ीद ये बात बयान की जा रही कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर एग्जैक्टली कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर जो है 70 से 90% पानी मौजूद होता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी जहन में रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं उसको तलाश करने का एक तरीक़ेकार हमारे पास होता है। एक तरीक़ेकार ऐसा होता है जिसमें हम लोग सेल में मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल को तलाश कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल कितने मौजूद हैं, और दूसरा तरीक़ेकार ऐसा होता है जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है उनको तलाश किया जाता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सेल के अंदर कितने मौजूद हैं। अब यहाँ पर मज़ीद बात बयान की जा रही है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सेल के अंदर 70 से 90% वाटर होता है। अगर वाटर को रिमूव किया गया, बाकी का जो मटेरियल बचेगा उसे ड्राई वेट कहा जाएगा। और जब ड्राई वेट को देखा गया तो ड्राई वेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद थे वो थे बायोमॉलिक्यूल्स। ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिनमें कार्बन मौजूद होता है। तो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जिनमें प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट शामिल है, ये ड्राई वेट के अंदर मौजूद है। ड्राई वेट एक सेल का कितना हो सकता है? अगर 70% उसमें पानी है तो 30% उसका ड्राई वेट होगा। अगर सेल के अंदर 90% पानी है तो 10% उसका ड्राई वेट होगा। और ड्राई वेट के अंदर जो मटेरियल होगा वो होगा बायोमॉलिक्यूल्स यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर एक छोटी सी बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ऐसे कंपाउंड्स जो कि जानदार की बॉडी प्रोड्यूस करे उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी चीज़ को आप यहाँ इलस्ट्रेशन में समझ सकते हैं कि एक लिविंग सेल है और लिविंग सेल के अंदर जितना भी मटेरियल मौजूद है लाजमी वो उसका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को अगर हम देखते हैं तो 70 से 90% पानी है। अगर पानी एवापोरेट हो जाए, पानी रिमूव हो जाए, मिसाल के तौर पर एक हमारे पास लीफ मौजूद है, लीफ को अगर हम ड्राई होने को रखते हैं तो लाजिम बात है उसका वाटर जो है एवापोरेट हो जाएगा। बाकी जो मटेरियल लीफ के अंदर बचेगा वो उसका ड्राई वेट होगा और ड्राई वेट के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अगर हम उस लीफ को जला लेते हैं तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे वो रिएक्ट करके तब्दील हो जाएंगे और बाकी का जो मटेरियल बचेगा वो सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को तलाश करने का भी हमारे पास तरीका होता है और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी तलाश करने का तरीका होता है। तो सेल के अंदर जो ड्राई वेट बचा हुआ है उसके अंदर बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, और इनमें कार्बन मौजूद होगा लाजमी। मज़ीद बयान किया जा रहा है कि बायोमॉलिक्यूल्स को बनाने के अंदर जो एलिमेंट्स शामिल होते हैं, लाजिम बात है मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एलिमेंट्स के बने होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कह रहे होते हैं और वो बायो एलिमेंट्स की तादाद तकरीबन 16 के करीब होती है। लेकिन 98% जो बायो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जो बायो मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं, उसके अंदर आपको 6 एलिमेंट्स नज़र आएंगे जो कि सिम की बुक के अंदर बयान किया जा रहा है। और इसको याद रखने का तरीका होता है, आप इस पंच वर्ड को याद रखें। एस से जो है सल्फ़र, और पी से फास्फोरस, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, सी से कार्बन और एच से हाइड्रोजन। तो इस पंच के ज़रिए से आप जान सकते हैं उन एलिमेंट्स के बारे में जो हमारे सेल के अंदर, हमारे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर 98% मिल रहे हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला एलिमेंट होता है 65%, वो ऑक्सीजन होता है।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे 18% कार्बन होता है और 10% के करीब हाइड्रोजन मौजूद होता है। सल्फ़र काफ़ी कम मौजूद होता है और सल्फ़र की जगह अगर हम बात करेंगे जो ज़्यादा मौजूद है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम सल्फ़र के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि इनकी बुक के अंदर ये गलती की गई है और उसको फिर दोबारा ठीक भी नहीं किया गया। तो पहली बुक में भी ये चीज़ मौजूद थी, अभी भी यही चीज़ इस बुक के अंदर भी मौजूद है। अब ये वही बुक की लाइन्स मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा हमने उसको कलरफुल करके और कोशिश की है इलस्ट्रेशन का यूज़ करें ताकि आप लोगों के लिए समझ में आसानी हो। यहाँ पर बात बयान की जा रही है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की टाइप्स के हवाले से। तो आमतौर पर 4 किस्में ही बयान की जाती है, लेकिन आपकी बुक में 5वीं किस्म का भी लिखा हुआ है। 4 किस्में कौन सी? जैसे कि हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। और जब दो मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो बनने वाला मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलाता है। मिसाल लिपिड्स अलग हैं और प्रोटीन अलग है, लेकिन अगर लिपिड्स और प्रोटीन जुड़ेंगे तो इस मॉलिक्यूल को कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहा जाएगा। हमारे सेल में पाए जाने वाला क्रोमोसोम एक तरह का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि क्रोमोसोम में प्रोटीन और डीएनए ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का मतलब जब दो अलग बायोमॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हो। अब यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स और उनके यूनिट्स और उनके दरमियान लिंकेजेस का जिक्र किया जा रहा है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बने होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के, जिन्हें मोनोसेक्राइड्स कहा जाता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसेक्राइड्स के बने हुए होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 किस्में ही होती हैं बेसिकली, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड तो अकेला ही यूनिट है, जबकि ओलिगोसेक्राइड में 10 तक के मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं और पॉलीसेक्राइड में 10 से ज़्यादा 11 से लेकर के आगे तक मोनोसेक्राइड जो है हज़ारों तक मौजूद हो सकते हैं। अब एक मोनोसेक्राइड और दूसरे मोनोसेक्राइड के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। प्रोटीन्स की अगर हम बात करेंगे तो ये अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं और अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो लिंकेज पाई जाती है उसे पेप्टाइड लिंकेज जो है कहा जाता है। अगर हम लिपिड्स की बात करेंगे तो इनके अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे फैट्स एंड ऑयल अलग ग्रुप है। फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड हमें देखने को मिलेगा और इनके दरमियान में जो लिंकेज मौजूद होती है उसे ईस्टर लिंकेज कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे फास्फोलिपिड्स के बारे में तो फास्फोलिपिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड, फास्फेट और कोलाइन जो है मौजूद हो सकते हैं। इनके बारे में फिर तफसील से आगे डिस्कस किया जाएगा। इनके दरमियान में जो लिंकेज है ईस्टर लिंकेज भी है और कार्बन कार्बन लिंकेज भी है। याद रखिएगा ग्लाइसरॉल एक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल है। जब अल्कोहलिक मॉलिक्यूल और एसिडिक मॉलिक्यूल के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसे ईस्टर लिंकेज कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मौजूद है तो इनके दरमियान में भी ईस्टर लिंकेज जो है मौजूद होगी और कार्बन कार्बन लिंकेज भी मौजूद होगी। टर्पिनॉइड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आइसोप्रोनाइड यूनिट के बने होते हैं और इनमें कार्बन कार्बन लिंकेज जो है मौजूद होती है। न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो इनकी 2 किस्में आ जाती हैं मेनली, डीएनए और आरएनए। डीएनए में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। इनमें फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो है वो मौजूद होती है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही मुख्तलिफ तरह के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें अलग अलग तरह की लिंकेजेस भी मौजूद होंगी। फिर अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल की बात कर रहे हैं तो लिखा हुआ है कि हमें वेरिएशन देखने को मिलती है लिटरेचर के अंदर, मुख्तलिफ किताबों के अंदर, क्योंकि सेल्स की अलग अलग किस्में हैं और सेल्स की अलग अलग किस्मों में बायोमॉलिक्यूल्स की तादाद में फ़र्क हो सकता है। तो आमतौर पर हम लोग एवरेज वैल्यूज जो हैं वो ले रहे होते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया के सेल को और मैमेलियन सेल को कंपेयर किया गया है। बैक्टीरिया बहुत ही सिंपल जानदार होते हैं जिनमें न्यूक्लियस भी प्रॉपर नहीं होता और ममेलियन सेल एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेल होता है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो एक मोस्ट एडवांस सेल और एक मोस्ट बेसिक सेल, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है और ये देखा गया है कि कौन से केमिकल्स जो है इनमें मौजूद हो सकते हैं। वाटर की बात करेंगे तो 70% वाटर हमारे सेल में भी मौजूद हो सकता है और बैक्टीरिया के अंदर भी मौजूद हो सकता है। प्रोटीन्स की बात करेंगे हमारे अंदर जो है 18% और बैक्टीरिया में 15%। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे अंदर 4%, बैक्टीरिया में 3%। लिपिड्स हमारे अंदर 3%, बैक्टीरिया में 2%। डीएनए की बात करेंगे तो हमारे अंदर 0.25%, बैक्टीरिया में 1%। आरएनए की बात करेंगे तो हमारे अंदर 1.10% और बैक्टीरिया के अंदर 6%। और बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जैसे कि विटामिन वगैरह हो गए वो हमारे अंदर भी 2% और बैक्टीरिया के अंदर भी 2%। इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, साल्स वगैरह हो गए, वो भी हमारे अंदर 1% और बैक्टीरिया के अंदर भी 1%।
तो कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी मौजूद हैं। एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर और हमारे सेल के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल सेम तादाद में मौजूद है, तो वो है वाटर। और अगर सवाल आए कि बायो मॉलिक्यूल हमारे सेल में सबसे ज़्यादा कौन सा मौजूद है, तो प्रोटीन, जो कि 18% मौजूद है। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कैसे मालूम किया जाता है कि सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं। ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, लेकिन शॉर्ट के अंदर भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो सके। अगर हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कोई भी लिविंग टिश्यू लेना होगा। हम एक लीफ को भी हासिल कर सकते हैं और हम लोग लिवर को भी हासिल कर सकते हैं। कहने का मकसद कम कि हम प्लांट के भी किसी भी टिश्यू को हासिल कर सकते हैं और एनिमल के किसी टिश्यू को भी हासिल कर सकते हैं। फिर हमने एक मोटर और पिस्टल जो है इस्तेमाल करनी है। ये हमारे पास मोटर और पिस्टल है। इसके अंदर उस लिविंग टिश्यू का पेस्ट बना लेना है और साथ में एक केमिकल को भी ऐड करना है, जो कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड उसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देगा, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देगा और उनके रिएक्शन को भी बंद कर देगा। जब हम इसको पीस करके एक क्रीम के जैसा बना चुके होंगे मिक्सचर, अब इसको छानना होगा। जब हम इसको छानेंगे तो एक चीज़ जो है वो ऊपर रह जाएगी और बाकी सॉल्यूशन जो है वो नीचे आ जाएगा। जो चीज़ ऊपर रहेगी उसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो चीज़ नीचे आ चुकी होती है उसके अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, बायो मॉलिक्यूल्स की भी दो किस्में होती हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स जिन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, जैसे कि प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और प्रोटीन जिनके बने हुए हैं अमाइनो एसिड, उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाएगा। इसी तरह से पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड ये बड़े मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये बने हुए मोनोसेकेराइड्स के, तो उन्हें जो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऊपर रह जाते हैं। तो यहाँ यही बात लिखी हुई कि हमारे पास दो चीज़ें बनेगी। एक फ़िल्टर होकर के आई है जो कि फिल्ट्रेट है, जिसके अंदर छोटे से मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरी चीज़ जो ऊपर ठहर गई जिसे रिटेंटेड जो है कहा जाएगा, इसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद होंगे। अगर सेल में मौजूद इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को हम लोग जांचना चाहते हैं तो उसके लिए जो तरीक़ेकार होगा उसे एश एनालिसिस कहा जाता है। सबसे पहले हमें कोई भी टिश्यू जो है उसका वज़न नाप लेना होगा। तो पहले हम लोग वेट जो है उसका काउंट करेंगे। उसके बाद हम उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे ताकि वाटर वगैरह जो है वो एवापोरेट हो जाए। फिर लाजिम बात है, वज़न में भी जो है कमी हमें देखने को मिलेगी। फिर हम उसे मुकम्मल तौर पर जला लेंगे और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो भी गैसेस में बदल चुका होगा। अब जो पीछे बचेगी वो सिर्फ हमारे पास राख होगी और जब राख का मुआयना किया जाएगा तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को भी सेल में जांचा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।